डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कहानी गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के जातिगत विभाजन पर प्रकाश डाला है। कहानी प्रारंभ करते हैं। मोहन और धनराम एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। मोहन पुरोहित खानदान से था। मोहन के पिता पुरोहित का काम करते थे और वह कुशाग्र बुद्धि का बालक था। वह पढ़ने में भी कुशल था और साथ ही गायन में भी कुशल था। गुणी होने के कारण मोहन के अध्यापक त्रिलोक सिंह जी ने उसे विद्यालय का मॉनिटर बनाया था और वह उनका सबसे चहेता शिष्य था। धनराम एक लोहार का बेटा था और प्रारंभ से ही मोहन के प्रति उसका स्नेह और आदर का भाव था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि बचपन से ही उसके मन में जातिगत भावना बिठा दी गई थी। जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि उसे लगता था कि यह मोहन का अधिकार है। धनराम ने किसी प्रकार से कक्षा 3 तक ही विद्यालय में पढ़ाई की। धनराम मंदबुद्धि बालक था या पढ़ाई के लिए उसके मन में डर बैठा हुआ था, जिसके कारण वह पढ़ाई याद नहीं कर पाता था। एक बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे 13 का पहाड़ा पूछा। पूरे दिन भर भी 13 का पहाड़ा याद करने पर भी उसे छुट्टी के समय तक पहाड़ा याद नहीं हो पाया। मास्टर जी ने उस पर व्यंग्य किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। और अपने थैले से उन्होंने 5-6 दरांतियां निकाली और धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। धनराम के जो पिता थे उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे धनराम को पढ़ाई कराते, इसलिए बचपन में जब ही उसने हाथ पैर चलाना सीखा था, उन्होंने उसे लोहार से संबंधित काम काज कराने शुरू कर दिए थे। एक दिन धनराम के पिता जब इस दुनिया से अचानक से चल बसे, तो धनराम ने सहज भाव से उनका काम संभाल लिया और अब लोग गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। 5वीं कक्षा पास करते ही मोहन को छात्रवृत्ति मिली। उसके पिता बड़े ही प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने के स्वप्न देखने लगे। वे पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक कार्य से निराश थे, क्योंकि दान दक्षिणा से उनके परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाता था, अर्थात वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर परिवार का दारिद्र्य मिटा देगा, अर्थात गरीबी को दूर कर देगा। मोहन ने 5वीं कक्षा पास कर ली थी और आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई थी और बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी भी थी। मोहन के पिता वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। वे लगातार अपने पुत्र को अन्य बालकों का उदाहरण देकर उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में जब नदी पार करने की कठिनाई हो जाती, तो वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के यहाँ, उनके जो यजमान थे, उन्होंने उनको कहा कि मोहन यहाँ आपके यहाँ रह सकता है। तो उन्होंने हाँ कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह वह भी स्कूल जाता और जब छुट्टियों में पानी नीचे रहता, नदी उतार पर होती, तो वह अपने गांव लौट आता था। एक बार वह गांव लौट रहा था, नदी उतार पर थी और पहाड़ी के दूसरी ओर अचानक से भारी वर्षा हुई और अचानक ही नदी का पानी बढ़ गया। वे बड़ी मुश्किल से दूसरी तरफ पहुंचने में सफल हो पाए। इस घटना से मोहन के पिता वंशीधर बहुत घबरा गए और उन्हें अपने बच्चे के भविष्य की बहुत चिंता होने लगी। उन्हीं दिनों उनके गांव में बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश आया हुआ था, जो कि लखनऊ में नौकरी करता था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने सहानुभूति जतलाई और साथ ही कहा कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। मेरे घर में 4 प्राणी के बाद एक प्राणी और आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह से पढ़ लिख भी सकेगा। वंशीधर को ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान उसकी मदद के लिए आ गए हों और उन्होंने अपने भरे गले से केवल इतना ही कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है। रमेश की छुट्टियां समाप्त होते ही
मोहन भी रमेश के साथ लखनऊ चल पड़ा। घर के सभी कार्यों में मोहन की मदद ली जाने लगी और साथ ही पूरे मोहल्ले की चाचियों और भाभियों के लिए भी जो मोहन था वो कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। रमेश स्वयं को ऊंची हैसियत वाला समझता था, इसलिए वह मोहन को अपनी भाई बिरादरी का बतलाना किसी को नहीं चाहता था। उसे यह अपने सम्मान के विरुद्ध लगता था और वह उसे घरेलू नौकर की हैसियत से देखता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। कुछ समय बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। मोहन के लिए जो शहर का वातावरण था वो नया था और रात दिन वह काम करता रहता था, जिस कारण मेधावी छात्र होने के बाद भी शहर के विद्यालय में मोहन की कोई पहचान नहीं बन पाई। मोहन हमेशा घर और मोहल्ले वालों के कामों में ही उलझा रहता था। उसे पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता था, लेकिन उसने अपने घर वालों को इस विषय में नहीं बताया था। वंशीधर जो उसके पिता हैं, वो उसके सुनहरे भविष्य के सपने देखते रहते थे। मोहन की कक्षा 8वीं की पढ़ाई के बाद मोहन ने महसूस किया कि रमेश के परिवार के सभी सदस्य उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं और वे सभी तर्क देते हैं कि बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती, वे मारे मारे फिरते हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि कोई हाथ का काम सीख लिया जाए। रमेश ने मोहन का नाम किसी तकनीकी स्कूल में लिखवा दिया, लेकिन मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घर के कामकाज में व्यस्त रहता था। 2 वर्ष का समय ऐसे ही बीत गया और फिर मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा, अर्थात वो अपने लिए काम ढूंढने लगा। मोहन के पिता वंशीधर को जब मोहन के विषय में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और उनके अंदर इतना साहस नहीं रहा कि वे लोगों को अपना सपना टूटने की जानकारी दे सकें। अभी तक जितनी कहानी सुनाई, ये कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी। अब मोहन गांव में ही लौट आया है और धनराम लोहार का काम करता है। मोहन के पिता वंशीधर अब बूढ़े हो चले थे। जिस पुरोहिताई के बल पर उन्होंने अपना घर परिवार चलाया था, वे अब उस काम को ठीक से कर नहीं पाते, क्योंकि उनका बुढ़ापे का शरीर है जो कि श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता है। एक सुबह उन्होंने अपने पुत्र से सहारा पाने की नीयत से कहा कि अब मैं इन सब कामों को नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कहीं रुद्री पाठ करना था, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। मोहन सब समझ गया था, लेकिन उसे पिता की तरह अनुष्ठान कर पाने का अभ्यास नहीं था और न ही वह उस गति से कर पाता था। इसलिए उसने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा मैं खेत का ही कुछ काम कर लूं, जिससे पिता का भार हल्का हो जाएगा। इसलिए वह खेतों की ओर चल पड़ा। मोहन जिस हंसुए को लेकर खेतों की ओर गया था वह कुंद थी, अर्थात उसमें धार नहीं थी। इसलिए मोहन धनराम के आफर की तरफ चला गया। मोहन और धनराम ने बातों से अपने बचपन की यादों को ताजा किया। धनराम ने मोहन के हंसुए की धार लगा दी। सामान्य तौर से ये होता था कि जो ब्राह्मण लोग होते थे वो शिल्पकार लोगों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यदि किसी काम के सिलसिले में उन्हें वहां जाना पड़ा तो वे खड़े खड़े ही बातचीत निपटा लेते थे। मोहन इन मान्यताओं से अपरिचित नहीं था, फिर भी वह वहां आराम से बैठा था। इन सब बातों से धनराम बड़े ही असमंजस की स्थिति में था, लेकिन उसने प्रकट रूप में कुछ नहीं कहा। धनराम लोहे की एक मोटी सी छड़ को भट्टी में गलाकर गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे देखता रहा और अपना संकोच त्याग कर उसने यह काम तुरंत ही कर दिया। मोहन ने यह सब काम बड़ी ही फुर्ती से किया और अचानक ही किया, इसलिए धनराम कुछ बोल नहीं पाया और वह आश्चर्य से मोहन को देखता रहा। धनराम को मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि आश्चर्य हुआ कि पुरोहित खानदान का एक युवक किस तरह से उसकी भट्टी में बैठकर हाथ लगा रहा है और वह इधर उधर शक की दृष्टि से देखने लगा कि कोई यह सब करते हुए मोहन को देख न ले। धनराम को संकोच हो रहा था, उसके अंदर असमंजस की स्थिति थी। वह धर्म संकट में था कि क्या किया जाए, लेकिन जो मोहन था वो संतुष्ट भाव से लोहे की छल्ले की गोलाई को जांच रहा था कि मैंने ठीक किया है या नहीं। उसकी आंखों में एक चमक थी कि मैंने यह कर दिया।
उसकी आंखों में न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। और इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जातीय आधार पर जो भाईचारा बनाया जाता है वह वास्तविक नहीं होता। इसी भाईचारे के कारण मोहन का भविष्य बर्बाद हो गया। मोहन जो है उसे यह दिखाया गया है कि उसके लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं है। मोहन ब्राह्मण होकर भी लोहार का काम करने में खुद को छोटा महसूस नहीं करता। इस कहानी के माध्यम से यह भी सीख मिलती है कि बच्चों के मन में हीन भावना नहीं भरी जानी चाहिए कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो या तुम इस काम के लायक नहीं हो। इस तरह के व्यवहार से बच्चों को मानसिक चोट पहुंचती है। यदि हम किसी के अंदर उत्साह नहीं भर सकते हैं तो हमें उसके अंदर निराशा भी नहीं भरनी चाहिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और जाति के आधार पर कर्म का विभाजन नहीं होना चाहिए। ये थी कहानी गलता लोहा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।